जैन बच्चों, आप सभी का KMI के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कंटिन्यूसली हमारी इस चैनल पे बायोलॉजी, मैथ्स और जो भी कंप्यूटर साइंस की जो भी क्लासेस वगैरह है वो हम कंटिन्यूसली डाल रहे हैं। साइंस की क्लासें है, जो भी मैथ्स की क्लासें है वो कंटिन्यूसली डाल रहे हैं। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाके देख सकता है। हर सब्जेक्ट की, हर क्लास की क्लासेज उसमें डाली गई है। ठीक है, तो इसी बीच हमने सोचा कि कुछ हिंदी के लिए भी किया जाए, क्योंकि हर सब्जेक्ट के मार्क्स 100 नंबर है, आपको पता है। हर एक सब्जेक्ट का रोल होता है परसेंट बनाने में। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ाया जाए जो आपके 9th के लिए भी इम्पोर्टेंट हो, 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट हो और 11th 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो मैंने सोचा कि जो अलंकार नाम का टॉपिक है वो आपको आज पढ़ा देते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, आपने तो नाम तो सुना ही होगा अलंकार का। अलंकार क्या होता है, सुना है? तो ये जो अलंकार होता है वो आप कहाँ पे देखते हो? अगर ये तो वैसे चैप्टर हो सकता है जैसे जिस टाइम पे मैं पढ़ता था उस टाइम पर डायरेक्ट अलंकार से प्रश्न पूछा था कि अलंकार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब जो आपकी जो प्रश्न व्याख्या होती है ना, जो तुलसीदास द्वारा रचित वाक्य है, सूरदास जी द्वारा रचित है, देव द्वारा रचित है, तो उनके जो सब प्रश्न व्याख्या के लिए क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें इसका रोल रहता है। या फिर काव्य सौंदर्य लिखवाते हैं आपसे। ठीक है, कोई पद्य का वाका दे देते हैं एक पैराग्राफ और बोल देते हैं कि इसका काव्य सौंदर्य लिखो, तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जो पंक्ति दी गई है वाक्य में, जो सेंटेंस दिया गया है आपको, जो वाक्य दिया गया है वो कौन सा अलंकार का हो सकता है। तो इसके लिए आपको अलंकार आनी जरूरी है, वो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बताना कैसा लगा, ठीक है, और कहाँ पर गलती हुई। तो एकदम ध्यान से इसको देखते रहना। हम पढ़ाते हैं अलंकार। अलंकार का मीनिंग क्या होता है वैसे, क्या अर्थ होता है अलंकार का? अलंकार का वैसे अगर अपन अर्थ देखना चाहे तो अलंकार का मेन अर्थ ये होता है, अलंकार का मेन अर्थ होता है आभूषण। आभूषण मीन्स जो भी महिला वगैरह जो पहनती है ना गले में या फिर पैरों में वगैरह, वो क्या होते हैं? आभूषण होते हैं। तो अलंकार का वैसे अगर अपन एक वर्ड में अर्थ देखना चाहे तो वो होता है आभूषण। ठीक है, और अगर हम इसको पूरा आइडेंटिफाई करना चाहे तो इसका ये मीनिंग निकलता है कि जिस प्रकार स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। लिखना चाहे तो लिख सकते हो आप कि जिस प्रकार किसी स्त्री की, और एकदम शुद्ध लिखा करो आप हिंदी में, या फिर कोई भी आपके जो टीचर वगैरह है उनसे बोला करो आप शुद्ध लिखा करो, क्योंकि मैं अगर हिंदी पढ़ा रहा हूँ और मैं ही आपको कुछ अशुद्ध लिख के दे दूँ तो आप कहाँ से सही करोगे उसको। ठीक है, तो जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, आभूषणों मतलब जो भी वो गहने वगैरह पहनते हैं, ज्वेलरी वगैरह, तो उससे बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए या काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। लिख लेना आप। ठीक है, जैसे अलंकार, जैसे मतलब यह 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है कि नहीं? चांद सी रोशनी, तो ये अलंकार के उदाहरण है। ठीक है, अलंकार वैसे देखा जाए तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। अलंकार मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है शब्दालंकार, जिसमें क्या किया जाता है? शब्द के अनुसार अलंकार को आइडेंटिफाई किया जाता है, कि मतलब कोई भी शब्द दे दिया जाता है और ऐसे ऐसे किसी काव्य में ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है जिससे काव्य की सुंदरता बनी रहे। ठीक है, तो एक तो होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार और एक होता है उभयालंकार। ठीक है, अर्थ शब्दालंकार किसे कहते हैं? जिसमें मतलब काव्य में शब्दों का उपयोग किया जाता है और मतलब एकदम सुंदर रूप दे दिया जाता है काव्य को शब्दों के उपयोग से ही, तो वो कौन से अलंकार होता है? शब्दालंकार होता है। इसमें कौन कौन से अलंकार आते हैं? इसमें आता है एक तो अनुप्रास, नाम सुना होगा आपने, एक यमक,
एक श्लेष, ये मेन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और भी बहुत सारे हैं जिनका हमारे चैप्टर से कोई लेन देन नहीं है। अगर आप साहित्य सब्जेक्ट लोगे, लिटरेचर वगैरह लोगे तो आपको कॉलेज वगैरह में देखने को मिल जाएंगे। और ठीक है, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, और एक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होता है, पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है, तो ये क्या है, शब्द अलंकार है। ठीक है, फिर आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार में एक तो उपमा है, नाम सुना होगा इसका भी आपने, एक उत्प्रेक्षा है, एक रूपक है। ठीक है, ये मेन है, ये तो आनी चाहिए आपको। ठीक है, और फिर एक होता है उभयालंकार। उभयालंकार मतलब जो शब्दालंकार के भी गुण दर्शाए और अर्थालंकार के भी गुण दर्शाए, दोनों दर्शाए। इसमें आता है एक तो मानवीकरण अलंकार, एक विरोधाभास भी होता है। तो ये जो मेन है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, और बाकी कोई भी मेन अलंकार वगैरह है जो मैंने इसे यहाँ पे नाम नहीं लिखे और जिनका मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना कमेंट, और हम जल्द से जल्द उस पर क्लास डालने की कोशिश करेंगे। तो आप भी देखना कि ये सर ने नहीं पढ़ा, ये छोड़ दिया, ये गलत पढ़ा है, यहाँ पे अशुद्ध शब्द लिखा है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखा करो। आपको ही पता होना चाहिए। हम जानबूझकर कुछ शब्द ऐसे लिख देते हैं ताकि कोई बच्चा अगर ढंग से देख रहा है तो उसको पता लगे कि सर ने गलत बताया है। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पे क्लास में ध्यान देना है और हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो अगर कोई गलती हो जाए तो आप भी देखना और हमें भी बताना कि सर आपने ये गलत लिखा था, कि आगे से ऐसी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा अनुप्रास अलंकार। तो जो अपना बोर्ड है उस पर जगह नहीं है तो मैं थोड़ा रब कर देता हूँ इसको। अनुप्रास का मीनिंग आता है आपको, क्या होता है अनुप्रास का मीनिंग? अनुप्रास का मीनिंग होता है अनुप्रास शब्द है, ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ अनुप्रास, ये जो अनुप्रास नाम है ये किस किस से मिलकर बना है? ये बना है एक तो अनु से, ठीक है, और एक किस शब्द से बना है? प्रास से। ठीक है, यहाँ पे अनु शब्द का क्या अर्थ है? अनु शब्द का अर्थ है बार बार। ठीक है, और प्रास का अर्थ क्या है? वर्ण। ठीक है, और अनु का क्या है? बार बार। ठीक है, तो अनुप्रास का अर्थ क्या निकला कि जिन काव्य में अगर किसी भी शब्द की आवृत्ति चाहे वह शुरू में हो चाहे लास्ट में हो, मतलब अनुप्रास का अर्थ है कि किसी भी वर्ण की आवृत्ति किसी भी काव्य की पंक्ति में या फिर किसी भी काव्य के अंदर बार बार हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। कि काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होकर काव्य की मतलब शोभा को बढ़ा देते हैं, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा है, एक वो लाइन थी पहले चैप्टर में, हमारे हरी है हारिल की लकड़ी। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है वर्ण है, यहाँ पे भी है वर्ण है, यहाँ पे भी है वर्ण है, तो ये 3 4 और ये भी है वर्ण है। तो यहाँ पे 3 वर्ण की आवृत्ति कंटिन्यूसली हुई है, सॉरी है वर्ण की आवृत्ति 3 4 बार कंटिन्यूसली हुई है। तो यहाँ पे अपन बता सकते हैं इजीली कि कौन सा अलंकार है। आप भी बता सकते हो कौन सा अलंकार है। यहाँ पे देखो है वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई थी, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो ऐसा ही अगर आपको ये लाइन दे दी जाए, फिर ये पैराग्राफ आपको दे दिया जाए और आपसे ये कहे कि इसका भाव संदर्भ स्पष्ट करो या फिर सप्रसंग व्याख्या करो, तो आप अगर सप्रसंग व्याख्या कर रहे हो इसकी, तो आप विशेष के अंदर एकदम अच्छी तरीके से लिख सकते हो कि इस काव्य में या फिर जो ये उपरोक्त पद्यांश में दिया गया है इसके अंदर अनुप्रास अलंकार का उपयोग हुआ है, बार बार आवृत्ति हुई है वर्ण की। तो 1 2 लाइन आराम से आप भर सकते हो। ठीक है, तो जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाला है, वो भी देखेगा कि बच्चा काफ़ी ज़्यादा पढ़ के आया है, तो इसके तो नंबर आने चाहिए। ओके, तो आपको तो अलंकार की जानकारी होनी चाहिए। ये तो हो गया वाक्य की शुरू के अंदर। ये जो अनुप्रास अलंकार है ये भी अंदर इसके भी बहुत सारे प्रकार, जैसे छेका अनुप्रास है, वृत्ति अनुप्रास है, लेकिन ये अपना इतने काम में नहीं है क्योंकि कोई पूछता नहीं है, इनके भेद वगैरह कोई पूछता नहीं है। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इस जो पंक्ति दी गई है मेरे को, इसमें उपमा अलंकार है, अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है या फिर रूपक है, ये आपको बस पता लगना चाहिए। और कोई ज़्यादा इसको रटने की जरूरत नहीं है कि ये इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है और ये सर ने बता दिया, इतना लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे है वर्ण की आवृत्ति तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब ये वर्ण की आवृत्ति तो शुरू में हो गई कि हमारे में है आ गया, हरी में है आ गया, और है में है हई, और हारिल में है आ गया, तो इसमें तो शुरू में आ गया। अब कोई कह दे कि सर लास्ट में हो,
तो जैसे हमारी जो हनुमान चालीसा उसमें भी लिखा होता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है ऐसा ना, ये यही नहीं है, कोई भी हो सकता है, जय कपिस्ती लोक उजागर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस जो दो मैंने जो पंक्ति लिखी है इसके अंदर देखो यहाँ पे भी घर है और यहाँ पे भी घर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो पंक्तियां हैं इसके जो अंतिम जो लेटर दे रखा है, अंतिम जो शब्द दे रखी है, जो वर्ण दे रखी है वो एक ही वर्ण एक ही प्रकार के, जैसे यहाँ पे सागर है घर है, यहाँ पे उजागर है तो घर है, तो दोनों में मतलब दो एक ही वर्ण आ रहे हैं, घर घर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी कौन सा अलंकार हुआ है, अनुप्रास अलंकार हुआ है। कोई भी हो चाहे यहाँ पे नए नए नए, लास्ट में भी देखो यहाँ पे भी नए है, यहाँ पे भी नए, कोई भी वर्ण हो लास्ट में मतलब सेम शब्द आ रहे हैं तो आप बिना किसी दिक्कत के आप उसमें अलंकार डाल सकते हो, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अगर बीच में भी आ रहा है न वर्ण या फिर साइड में आ रहा है, या आप अगर बोल रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसमें वर्णों की आवर्ती हो रही है, तो आप बेझिझक उसमें अनुप्रास अलंकार कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अपना यमक अलंकार। यमक, यमक का अर्थ है कि कोई भी जो भी शब्द है वो क्या आएंगे, दो बार आएंगे उस वर्ण, किसी भी यमक की डेफिनेशन ये होती है कि किसी भी वर्ण किसी भी शब्द की आवर्ती, किसी भी शब्द की आवर्ती दो या दो से अधिक बार हुई हो तथा उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। कि मतलब किसी भी शब्द की आवर्ती बार बार हुई हो या फिर दो या दो से अधिक बार हुई हो, आप बार बार भी वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तथा जो भी दो या दो से अधिक शब्द दिए गए हैं समान शब्द होने चाहिए वो। ठीक है, और उनके अर्थ है वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, तभी उसमें कौन सा अलंकार होगा, कौन सा होगा, यमक अलंकार होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे आपने सुना होगा कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, तो इसमें कनक कनक वर्ड दो बार आया है, तो इसमें कनक का अर्थ है एक का तो सोना है एक का सांप है। ठीक है, इसी प्रकार मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा चलन में रहता है, वह 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है। तो आप इसमें कौन सा अलंकार फील करोगे, तो आपको ये जो वर्ड दे रखा है इसमें कौन सा अलंकार फील करोगे। यहाँ पे देखिए ये 3 वर्ड है तो यहाँ पे 3 का तो अर्थ सेम है, तो यहाँ पे एक तो अनुप्रास अलंकार हो गया। शब्दों की आवर्ती भी हो सकती है वहाँ पे बार बार, ठीक है, शब्दों की आवर्ती होगी तभी अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, और एक ये है कि यहाँ पे बेर है और यहाँ पे भी बेर है, तो इसका अर्थ ये नहीं कह रहा कि वह 3 बेर खाती थी, कि वह 3 बार खाती थी। ठीक है, बेर यानी यहाँ पे बेर, जो वो बेर जानते हो ना जो झाड़ियों के लगते हैं, उससे मीनिंग है इसका। ओके, और ये जो बेर है इसका मीनिंग उससे है, बार से है कि कितनी टाइम खा रही है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वह 3 बेर खाती थी, कि वह 3 बेर खाती थी, पहले 3 बोर वगैरह बोलते हैं ना अपन, वो झाड़ के लगते हैं, कि वह 3 बोर खाती थी और अब 3 बार खाती है उनको। ओके, तो ये जो इन दोनों वर्डों का अलग अलग मीनिंग निकल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। कि किसी भी वाक्य की पंक्ति में अगर 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार हो रही है, ठीक है, और उनके अर्थ भी भिन्न भिन्न निकल रहे हैं दोनों शब्दों की, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे पुनरुक्ति। पुनरुक्ति आपको नाम से पता चल रहा है कि कौन सा अलंकार होगा, नाम से पता नहीं चल रहा। पुनरुक्ति, पुनः मतलब बार बार, उक्ति मतलब उच्चारण हो या फिर बार बार दिया हुआ हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा। तो पुनरुक्ति क्या होता है, तो मैंने बताया था पुनरुक्ति क्या होता है। ये देखो 2 शब्दों से मिलकर बनाया, पुनः प्लस उक्ति। ये जब संधि गिराती है तो विसर्ग हो जाता है, तो क्या बनता है, पुनरुक्ति बनता है। तो पुनरुक्ति का अर्थ होता है क्या होता है, पुनः का होता है बार बार, बार बार, और उक्ति मतलब उच्चारण, कि मतलब किसी भी पंक्ति में कोई भी शब्द 2 बार दिया हो, लगातार होना चाहिए 2 बार। जैसे मोही मोही, मोही मोही, मोहन को मन भायो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चिन्ह भी होना चाहिए,
जरूरी नहीं ये हो, लेकिन ये हो जाता तो आपको डायरेक्ट लिख सकते हो कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए, देखो मोही मोही मोहन को मनवायो, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे दो स्वर्णों की आवर्ती बार बार दी गई है और दोनों का मीनिंग भी सेम निकल रहा है। तो कौन सा अलंकार होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। श्लेष ये थोड़ा इंपॉर्टेंट अलंकार है, ये पता होना भी चाहिए और थोड़ा समझ में भी ठप में आएगा। श्लेष अलंकार का अर्थ हम इससे लेते हैं कि कोई भी वक्ता द्वारा जिसमें कोई बात आपको बोल रहा हूँ और आप उसका तीसरा मीनिंग निकाल रहे हो, तो वहाँ पे कौन सा अर्थ अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। कि जैसे वक्ता द्वारा कोई बोली गई बात का कोई तीसरा अर्थ निकाल कर वाक्य में दर्शा दिया जाता है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। मतलब तीसरा अर्थ समझ लिया जाता है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे रईमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, ये चीज़ें याद करनी पड़ती है भाई, तब जाकर आती है। ये मैंने काफ़ी समय पहले पढ़ी थी, तो बस याद है, थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत देखना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे अपन नहीं आ सकते, है कि नहीं। रेमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। और आपको इतना ठप नहीं देगा एग्जामिनर, आपको एकदम या तो अनुप्रास अलंकार दे देगा या यमक और या फिर उपमा रूपक वगैरह नहीं देगा। एक मानवीकरण अलंकार भी है और एक विरोधाभास भी है। तो यहाँ पे देखिए, रेमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि तीसरा मीनिंग निकाला जाता है वक्ता द्वारा बोली गई बात का। तो यहाँ पे बोला गया कि रेमन पानी राखियो, पानी का मतलब ये नहीं है जल जो अपन पीते हैं, जल की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि रेमन तुम अपनी इज्जत रखना। पानी का मतलब जो अपना जो होता है ना वैल्यू वगैरह वो रखना। बिन पानी सब सुन, कि बिना इज्जत के कुछ नहीं है, सब सुना सुना लगता है, ठीक है। पानी गए न उबरे, कि मतलब अगर कोई पानी ना हो ना अपने पास, पानी मतलब पीने वाला है यहाँ पे अर्थ, ठीक है। अगर वो ना हो तो उसमें अंदर न तो मोती होते हैं, न कोई मानव रह सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे तीसरा मीनिंग निकाला गया है। तो आपको भी पता चल जाता है कि यहाँ पे इसने व्यंग्य किया है या फिर किसी को कुछ बताकर तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया है। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे श्लेष होगा या फिर उपमा होगा, अनुप्रास होगा। तो बस इतना तो ये तो हो गया कौन सा अलंकार जो मैं पढ़ा रहा था आपको, शब्दालंकार। अब आते हैं अपन अर्थालंकार पे, ठीक है। अर्थालंकार क्या होता है, ये चीजें भाई पढ़ लेना अच्छे से, बहुत काम की चीजें है। तो दोस्तों कल जब हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे थे तो बीच में ही लाइट चली गई थी, ओके, बिजली चली गई थी, जिसके कारण हम क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाए और लगभग 12 बज गए थे। तब मैंने सोचा कि सुबह जल्दी उठ के क्लास को रिकॉर्ड कर लेंगे और शाम को डाल देंगे। तो अभी मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो है उपमा अलंकार पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। और जो मैंने वर्ड लिखे है वो अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैंने बस वैसे ही फास्टली लिखा है। अगर फिर भी मैंने समझाने की कोशिश किया, जो मैंने बोला उस पर थोड़ा गौर कर लेना, और तो ठीक ही है, ओके। तो अपन पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, कि जहाँ पे एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना, जहाँ पे एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाए, किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाए, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा, ठीक है। ये इसमें अगर आप वैसे आप अपनी संजीव से वगैरह से पढ़ोगे तो उसमें ये बता रखा होगा कि जहाँ पे उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। लेकिन एकदम सरल भाषा में अगर आपको समझाना चाहूँ तो ये होता है उपमा अलंकार, कि जहाँ पे एक वस्तु या वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। और आपको अगर ऐसे भी तुलना करना भी नहीं आए तो वैसे आपको काव्य के अंदर कुछ शब्द मिलेंगे, जैसे ये शब्द आपको याद रख लेने, सा, सम, सरीस, सदृश, इन सभी का मीनिंग निकलता है के समान, ठीक है। जैसे चांद, जैसे आपने वो गाना सुना होगा हनी सिंह का, उसमें लिखा होता था कि ये चांद सा रोशन चेहरा, और भी आप देख सकते हो कि जो देव का पाठ था पहले, अब तो एनसीईआरटी ने हटा दिया, तो उसमें भी लिखा होता था कि चांद के समान उसका चेहरा है। तो यहाँ पे जो सा वर्ड है उसका अर्थ निकला है के समान, कि उसका जो चेहरा है वो चांद की चांदनी के समान है, ओके।
तो इस जो सा सम सरीस सदीश सा सम सी भी हो सकता है, सी भी वर्ड आता है। तो ये जिनका अर्थ समान से निकलता है कि समान की हुआ है उसके समान दिखता है, मतलब उसकी तुलना की जाती है उसके अंदर कि वो जो लक्ष्मण थे उन्होंने मतलब ऐसे कहा दिया कि उसने पहाड़ को उड़ा दिया, तो उसने उसकी समानता दिखाई, उससे तुलना की है। ओके, फिर है नेक्स्ट है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहां पे उपमेय और उपमान दोनों में क्या कर दी जाए, एक रूपकता दिखा दी जाए। उपमेय प्लस उपमान, इन दोनों को एक कर दिया जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उपमान सॉरी रूपक अलंकार होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों वस्तुओं को एक की बना दिया जाता है कि चांद और सूरज दोनों को अगर एक बना दिया जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। और आपको तो पता ही है कि काव्य में जो कवि होता है वो कुछ भी बना सकता है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, सिर्फ आपको तो ये प्रसंग वगैरह में करने हैं और इतना गहरा कोई नहीं पूछता। आपको अगर डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हो कि किसी काव्य में अगर उपमेय और उपमान में एक रूपकता दिखा दी जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उपमान अलंकार होता है, सॉरी रूपक अलंकार होता है। फिर नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? कि जहाँ पे एक वस्तु जो कि मतलब प्रस्तुत है उसकी भी तुलना अप्रस्तुत वस्तु से कर दी जाए। ठीक है, या फिर आप कहना चाहिए कि मतलब मैं यहाँ पे हुई नहीं फिर भी मेरी यहाँ पे बात कर दी जाए, मैं यहाँ पे तुलना कर दी जाए, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, जहाँ पे अप्रस्तुत वस्तु की तुलना प्रस्तुत वस्तु से कर दी जाए या फिर प्रस्तुत वस्तु की तुलना अप्रस्तुत वस्तु से कर दी जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो ये तो हो गया आपके अर्थालंकार। फिर होते हैं कि आता है उभयालंकार, सॉरी उभयालंकार होता है, तो उभयालंकार में एक आता है अतिशयोक्ति। अब आपको ये नाम से लग रहा होगा कि अतिशयोक्ति, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे बात को क्या कर दिया जाए? बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाए। ओके, कि मतलब मैं कह रहा तो कुछ और आता, फिर किसी तीसरा आकर मेरी बातों को सुनकर किसी दूसरे को बता दिया कि सर ने ये कहा था, है कि नहीं? कि जहाँ पे अतिशयोक्ति कर दिया, अतिशयोक्ति मतलब बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, शयोक्ति हो जाए ना, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जैसे लक्ष्मण परशुराम संवाद जो आपका जो चैप्टर है उसमें लक्ष्मण ने बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला था कि ये शिव धनुष ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, हम आप तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे आप किसी पहाड़ को उड़ा दो, तो वहाँ पे ये अतिशयोक्ति बात की गई थी। ओके, फिर नेक्स्ट है विरोधाभास। विरोधाभास यानी जहाँ पे उपमान और उपमेय दोनों में विरोध कर दिया जाए, मतलब कोई एक बात कहे फिर उसका विरोध कर दिया जाए। ठीक है, या फिर जहाँ पे विरोध दिया हुआ ही नहीं हो फिर भी विरोध कर दिया जाए। ठीक है, कि मैंने कोई किसी को कुछ बात कहा और कवि ने उसको ये कह दिया कि वो आपका विरोध कर रहा था, मतलब काव्य के अंदर ऐसी चीजें डाल देना जिससे ऐसा प्रतीत हो कि काव्य में क्या हो रहा है? विरोध प्रकट हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। और फिर एक अलंकार और है मानविकरण। ये प्रकृति से रिलेटेड है कि जो प्रकृति होती है उसको अगर अपन मानव का दर्जा दे दे, ठीक है, मतलब जो प्रकृति वगैरह है उसको अगर अपन मनुष्य वगैरह का दर्जा दे दे तो कौन सा अलंकार होगा? उसमें कौन सा होगा? मानविकरण अलंकार होगा। तो ये अलंकार आपके आज पूरे हो गए और मैंने मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। फिर भी अगर कोई भी गलती रह गई हो मेरे से तो अपना भाई समझकर क्षमा कर देना। और कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है या फिर कुछ और सीखना है तो आप बेझिझक कमेंट कर दिया करो यारो, है कि नहीं? हम उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है KMIQ उसको ज्वाइन कर लेना, KMIQ सर्च कर लेना, आ जाएगा टेलीग्राम पे। और हमारी इंस्टाग्राम ID है KMIQ.01 और जो हमारा फेसबुक पेज है KMIQ, तो इनको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे हम रोज़ क्वेश्चंस वगैरह डालते हैं और आपके जो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम आपके जो पेपर वगैरह है जो प्री बोर्ड से रिलेटेड होते हैं, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक साथ कंपाइल करके आपको PDF प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो हमसे जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि KMIQ नाम से प्लेटफॉर्म में जो हर बार आपको बोलता हूँ तो अच्छा नहीं लगता बार बार बोलना, है कि नहीं? तो पढ़ाई करो भाई, 95, 96, 97 भाई सभी यहीं पे बनाते हैं, कोई ऊपर से नहीं आता कि कहीं पे अलग पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, अब ये चैप्टर मैंने क्लियर करा दिया। अगर आप भाषा सौंदर्य में या फिर काव्य सौंदर्य में या फिर जो भी आप पढ़ रहे हो उसके अंदर ये लिखोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, पढ़ने वालों को अच्छा लगेगा और जो कॉपी चेक करेगा उसको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, थैंक यू।